हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आना जरूरी है, जिसके अंदर हमने देखा कि बेसिक क्या डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि लिमिटेशन जानना जरूरी है कि कब कब अकाउंटिंग नहीं होगी, या क्या क्या अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। वो हमने इसके अंदर देखा। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होगी, जो अकाउंटिंग टर्म्स होंगी, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और उन टर्म्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि टर्म्स जानते होंगे तो आपको अकाउंटिंग करना आसान है। जैसे हम बात करें डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, कैपिटल की, अगर हम बात करें फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, तो ये क्या है? ये अकाउंटिंग टर्म्स है जो कि अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आप जैसे जैसे ये वीडियोस देखते रहेंगे, जैसे जैसे ये कोर्स होता रहेगा, वैसे वैसे आपको अकाउंटिंग टर्म्स भी समझ में आ जाएंगी। और जब आपको अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जब आप भी कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, या कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैली में कोई जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा एंट्री करना। तो सबसे पहले आपको क्या है, बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए कि क्या क्या अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स यूज होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक टर्म है वो एंटिटी है। और एंटिटी का क्या मतलब हुआ? एंटिटी का मतलब यहां पर है बिजनेस। जो भी आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उस एंटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो एंटिटी कहें या बिजनेस कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हम कहें कि उसका बिजनेस कपड़ों का है, या हम कहें कि वो कपड़े की एंटिटी है, दैट इज द सेम थिंग। क्लियर है बात? तो यहां पर हम कह रहे हैं एंटिटी, तो एंटिटी का मतलब यहां पर क्या है? उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व। और यहां पर हम कह रहे हैं बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी में हमने कहा दो तरह से होंगी। एक होगा आपका एक बिजनेस, और एक है नॉन बिजनेस। इट मींस एक ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। दैट मींस एक बिजनेस ऐसा होगा जो प्रॉफिट के पर्पस के लिए किया जाएगा, और एक बिजनेस ऐसा होगा जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाएगा। अगर वो प्रॉफिट अर्न के लिए किया जा रहा है तो उसे हम बिजनेस एंटिटी का नाम देते हैं। अगर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जा रहा है तो उसे हम नॉन बिजनेस एंटिटी कहते हैं। क्लियर है बात? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, विप्रो है, ये आपकी कंपनीज हैं। ये क्या है? आपके सारी के सारी बिजनेस एंटिटी है। मारुति सुजुकी है, ये क्या है? आपके बिजनेस एंटिटी है। बट अगर हम नॉन बिजनेस एंटिटी की बात करें तो बहुत सारी ट्रस्ट है। जैसे हमने कहा चैरिटेबल कोई हॉस्पिटल होता है, ठीक, जैसे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल क्या चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ये ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जो यहां पर क्या चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। ये कल्चरल सोसाइटीज है कोई, ठीक। तो वही कहना चाह रहा है कि ऐसी एंटिटी जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका पर्पस सोसाइटी को क्या कुछ ना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना है, विदाउट हैविंग एनी प्रॉफिट, कि उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए। अब उनके पास पैसा कहां से आएगा? जब वो प्रॉफिट नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा? तो पैसा उनके पास आएगा विद द हेल्प ऑफ डोनेशन। क्या करते हैं लोग? डोनेट करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? डोनेट करती हैं, और उससे क्या करती है? वो ट्रस्ट चलती है, या वो जो नॉन बिजनेस एंटिटी है उसे चलाया जाता है। तो यहां पर यही कह रहा है कि यहां पर बिजनेस एंटिटी में क्या होगा? बिजनेस एंटिटी में कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल और परचेज किया जाएगा। कोई गुड्स होंगे उसे बेचा जाएगा, कोई गुड्स होंगे उन्हें खरीदा जाएगा, या कोई सर्विसेज होंगे उन्हें दी जाएगी, सर्विसेज क्या ली जाएगी। इसमें रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस क्या आप प्रोवाइड करेंगे या फिर आप रिसीव करेंगे। तो उस केस में जो भी पैसा आएगा, जो भी खर्चा होगा, जो बचेगा उसे प्रॉफिट कहा जाएगा। इस तरह से ये बिजनेस एंटिटी चलती है कि क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करेंगे? डील करेंगे। उसके बाद जो भी इनकम होगी उसे वो क्या करेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट कहेंगे, और इसी को हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी। पर नॉन बिजनेस एंटिटी में क्या होगा? नॉन बिजनेस एंटिटी में इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोसाइटी को सर्व करना है। और जब सोसाइटी को सर्व करना है तो इनके पास जो पैसा आएगा वो कहां से आता है? जनरली डोनेशन से, ग्रांट से। गवर्नमेंट क्या करती है? ग्रांट देती है, ठीक। तो डोनेशन है, ग्रांट है, वहां से पैसा आता है, उसे फिर क्या करते हैं? ये पब्लिक या फिर सोसाइटी की बेनिफिट के लिए स्पेंड करते हैं। क्लियर है बात? तो ये था हमारा एंटिटी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंटिटी। इट मींस अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी बिजनेस की एंटिटी क्या करें, कोई भी बिजनेस की एंट्रीज कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एंटिटी। क्या एंटिटी कौन सी है? इट मीन बिजनेस पर्पज के लिए या नॉन बिजनेस पर्पज के लिए। इट मीन प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या फिर ये सिर्फ सर्विस देने के लिए। दैट मीन्स लोगों को, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। दूसरी अकाउंटिंग टर्म्स है हमारी, वो क्या है? वो है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। याद होगा जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हमने कहा अकाउंटिंग की एक आर्ट है। क्या चीज की?
बात करें हम रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, एनालाइजिंग की, इंटरप्रेटिंग की, कम्युनिकेटिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are expressed in terms of money only। तो हमने वहां पर देखा था कि क्या था वर्ड, ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स। अब ट्रांजेक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं। ट्रांजेक्शन का मीनिंग सिंपल सा क्या है कि लेन देन। इट मींस अगर कोई भी गुड्स सेल किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है, इसे हम नाम देंगे ट्रांजेक्शन का। क्लियर बात। कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, रिसीव की जा रही है, इसे हम नाम दे रहे हैं ट्रांजेक्शन का। इट मींस ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, कब हम इसे ट्रांजेक्शन कहेंगे। वो कहता है कुछ फीचर्स हैं जिसे हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। पहला फीचर क्या है कि उसके अंदर दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट टू पर्सन मस्ट बी इन्वॉल्व, टू पार्टीज मस्ट बी इन्वॉल्व। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके अंदर दो पार्टी होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे गुड्स बिक रहे हो या सर्विसेज बिक रही हो, या गुड्स खरीदे जा रहे हो या सर्विसेज ली जा रही हो, उसमें कहीं ना कहीं दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पहले तो दो पार्टी कम से कम होनी चाहिए, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक्सचेंज होना चाहिए। तीसरा उसके अंदर मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके अंदर मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन होना चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, तो आपने कहा सेल ऑफ गुड्स ₹4,10,000। आपने 10,000 के गुड्स बेचे। अब इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर जब गुड्स बेचे जाएंगे तो एक पार्टी बेच रही होगी, दूसरी पार्टी खरीद रही होगी, दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा केस, दूसरा क्या है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और तीसरा वो कह रहा है मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, तो इसके अंदर 10,000 रुपए का गुड्स बेचा जा रहा है, मॉनेटरी टर्म में भी डिफाइन है। इट मीन इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम ट्रांजेक्शन नाम दे सकते हैं। क्लियर है बात। हर हर ट्रांजेक्शन को, जो भी लेन देन होगा, आपको उसे ध्यान रखना है कि वो क्या है, आपका ट्रांजेक्शन कैसे होगा। उसके लिए आपको तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। बट व्हाट इज इवेंट, हम कह रहे हैं इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है, इवेंट इज द आउटकम और रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। वही कह रहा है जो इवेंट है ना। अब इसके अंदर भी दो चीजें हैं, पहले एक चीज समझते हैं, इवेंट के अंदर भी दो चीजें हैं कि ये इवेंट मॉनेटरी है या ये नॉन मॉनेटरी है। ये मॉनेटरी है या फिर ये नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लीजिए स्ट्राइक हो गई है, तो ये भी इवेंट। अब स्ट्राइक से क्या होगा, बिजनेस में इंपैक्ट होगा फाइनेंशियली या फिर इंपैक्ट नहीं होगा। अगर इंपैक्ट नहीं होगा तब तो एक काम खत्म हो गया वही। बट अगर इंपैक्ट होगा तो कितना इंपैक्ट होगा ये दिखाना मुश्किल है। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि इसे मॉनेटरी टर्म में एग्जैक्ट दिखाना है कितना नुकसान होगा या कितना नुकसान हुआ है, वो मुश्किल है। बट ये इवेंट है, इसे हमें दिखाना होगा कि जो भी बिजनेस में इंपैक्ट आया, एज अ फुटनोट इसे आपको बैलेंस शीट में या अपनी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होगा। स्ट्राइक की वजह से आपको इतना नुकसान हुआ है, या जैसे कोविड आया, कोविड भी एक इवेंट था। कोविड की वजह से बिजनेस में कितना नुकसान हुआ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन और कैलकुलेट, बट इंपैक्ट तो हुआ है, तो ये आपको दिखाना है। इसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। इवेंट तो है बट इसे मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करना मुश्किल है। क्लियर है बात। बट एक होता है मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट मींस, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने कहा इवेंट क्या है, आउटकम है, किसका, ट्रांजैक्शन का आउटकम है। अगर ट्रांजैक्शन का आउटकम है तो अगर हम जैसे बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट की, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या है, देखिए हमने सेल किया, परचेज किया, हमने लेन देन जो भी किए, पूरे साल में पूरे महीने में जो भी लेन देन किए, एट द एंड आपको क्या दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा। तो जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो क्या है, रिजल्ट है। क्या चीज का रिजल्ट है, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है। अब इस प्रॉफिट में क्या दो पार्टी इन्वॉल्व है, नहीं। क्या ये मॉनेटरी टर्म में, यस। क्या इसमें गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज है, नो। क्लियर बात। तो प्रॉफिट क्या है, आउटकम है। क्या चीज का आउटकम है, ये आपका ट्रांजैक्शन का आउटकम है। ये जैसे हम कहें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, आउटकम है। क्या चीज का आउटकम है, आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं, बेचे हैं, लास्ट में जो गुड्स बच गए हैं, ये क्या चीज का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं, बेचे हैं, जिसकी वजह से एट द एंड आपके पास सामान बच गया है, इसे नाम दे रहे हैं हम इवेंट। तो हमने कहा ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कब होगा, जब इसके अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहले तो दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में डिफाइन होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो विल कॉल इट ट्रांजैक्शन। इवेंट किसे कहेंगे, या तो मॉनेटरी होगा या नॉन मॉनेटरी होगा। नॉन मॉनेटरी को हम कंसिडर नहीं कर पाते बैलेंस शीट में, लेकिन उसे क्या करते हैं, एज अ फुटनोट दिखा सकते हैं कि इसकी वजह से हमारा ये चीजें इंपैक्ट हुई हैं।
बट अगर वो मॉनेटरी टर्म में है, अगर वो मॉनेटरी टर्म में है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा और उसको आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और वो क्या हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इवेंट जो है हमारा वो रिजल्ट है। क्या चीज का रिजल्ट है, आउटकम है। क्या चीज का आउटकम है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनका आउटकम जो है वो मॉनेटरी इवेंट है। और वो क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, प्रॉफिट है, लॉस है, बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। बैलेंस शीट में जो आइटम बचती हैं एट द एंड, वो रिजल्ट क्या है, ट्रांजैक्शन का तो रिजल्ट है। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर खरीदा हमने, एट द एंड हमारे पास फर्नीचर बच गया। जो फर्नीचर बच गया वो क्या कहलाएगा, इट्स एन इवेंट। क्लियर है बात। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या मीनिंग हुआ, कैपिटल का मीनिंग हुआ कि बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। इट मींस मालिक के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जाना इज कॉल्ड कैपिटल। तो क्यों इसे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कहा जाएगा, अब समझिए। इसको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम नाम देते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस। इट मींस ओनर क्या कर रहा है उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बिजनेस करेगा अपने लिए, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा या कोई इवेंट जो भी होगा बिजनेस के अंदर, उससे बिजनेस को इंपैक्ट आना चाहिए, ओनर की किसी भी ट्रांजैक्शन से इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग, ओनर का अलग। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ओनर, ओनर ने क्या किया, एक मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई शॉपिंग की, 1 लाख की शॉपिंग की ओनर ने अपनी फैमिली के लिए। किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए उसने शॉपिंग की। अब ये पैसा अगर वो अपनी खुद की पॉकेट से निकाल रहा है, अगर वो सेल्फ पॉकेट से निकाल रहा है, खुद की पॉकेट से निकाल रहा है, तो क्या बिजनेस में कोई इंपैक्ट हुआ, नहीं हुआ। जब बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ तो हम इसे बिजनेस के लिए क्या मानते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओनर ने किया है, बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बट यही 1 लाख रुपए उसने अपनी फैमिली की शॉपिंग के लिए खर्च किया होता, कहां से निकाल के, बिजनेस से निकाल के, तब बिजनेस पर इंपैक्ट आता, तब बिजनेस पर इंपैक्ट आता। तो वही कह रहा है कि बिजनेस पर इंपैक्ट कब आएगा, जब जब कोई भी ट्रांजैक्शन ओनर करेगा कहां से, बिजनेस के पैसे से। यहां तक क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट एक चेन बनाते हैं, यह है ओनर, यह है आपका बिजनेस। जब ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, इसे नाम देते हैं हम कैपिटल। कैपिटल फॉर बिजनेस, कैपिटल फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, ये उधारी है, मालिक से लिया हुआ पैसा उधार का नाम क्या दिया जाता है, कैपिटल। वही अगर हम बैंक से अगर कर्जा लेते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, लोन। तो उधारी उधारी है, पैसा लिया है बिजनेस ने, तो जब मालिक से पैसा लेगा उसे नाम देंगे हम कैपिटल। तो कैपिटल फॉर बिजनेस। यही ओनर के लिए क्या कहलाएगी, ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट है। ओनर के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस से पैसा लगा रहा है, बिजनेस से अर्न करके देगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है, लेकिन ओनर के लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। ओनर के लिए क्या है, ये इन्वेस्टमेंट। अब ये बिजनेस में पैसा आ गया। अब जब बिजनेस में पैसा आ गया तो बिजनेस क्या करेगा, आगे से इन्वेस्ट करेगा, एसेट्स खरीदेगा। इससे क्या करेगा बिजनेस, असेट्स परचेज करेगा, जैसे लैंड खरीदी, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा, सामान खरीदेगा। हो सकता है कि उसके पास कुछ पैसा बच जाए, उसे अपने पास कैश के रूप में भी रखेगा। हो सकता है एक्सेस पैसा बच जाए तो उसे कहीं इन्वेस्ट कर देगा, कहीं भी पैसा बॉन्ड्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लैंड खरीद ली। क्लियर है बात, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो इन्वेस्ट कर देगा। क्लियर है बात। अब ये देखिए, ओनर ने जो पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए कैपिटल है, ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। बट जो बिजनेस के पास पैसा आया ओनर का, वो बिजनेस ने अपने पर्पज के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा लगाया, वो बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है, दैट इज इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है बात। तो आपको चेन समझ में आएगी, ये ओनर है, ये बिजनेस है। ओनर जो भी बिजनेस में लगाएगा, ओनर जो भी बिजनेस में लगाएगा उसे नाम दिया जाएगा कैपिटल का, और ओनर के लिए क्या कहलाएगी, ये इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस से आगे क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्ट करेगा, शेयर खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, ये बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक, तो मालिक से लिया हुआ पैसा उसे हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। यही पैसा अगर बैंक से लिया जाता तो इसे क्या नाम देते हैं हम, लोन। किसने लिया है, बिजनेस ने। बिजनेस क्या है, मालिक से अलग है। यहां तक क्लियर है बात। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा कि जिससे हमें फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलती है उसे हम नाम दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। यहां पर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। बिजनेस में फर्दर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए,
बिजनेस ने फर्दर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, ये बिजनेस ने इन्वेस्ट किया, ये बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस इससे क्या चाहेगा? फ्यूचर में कुछ रिटर्न कमाना। ड्राइंग किसे कह रहे? मालिक। अब यहां पर मालिक ने क्या किया? अपने पर्सनल पर्पज के लिए, अपने पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस का पैसा यूज किया है, इसे नाम देते हैं ड्राइंग। तो तीनों टर्म्स देखो एक दूसरे से कॉरिलेट है। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस के लिए क्या हुई? कैपिटल, मालिक के लिए हुई इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ने फर्दर पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, वो बिजनेस के लिए हो गई इन्वेस्टमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मालिक क्या करता है? अपने पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस का फंड यूज करता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी यूज करता है अपने पर्सनल पर्पज के लिए, उसे नाम देते हैं ड्राइंग। उसे क्या नाम दे रहे हैं? ड्राइंग। क्लियर है बात? तीनों टर्म्स क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, लायबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी का मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि एक जो भी बिजनेस है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पे करना है, क्योंकि उसने कोई सर्विसेज रेंडर की हैं, क्योंकि उसने सर्विसेज ली हुई हैं, या फिर उसने कोई गुड्स परचेज किए हैं। या तो उसने गुड्स परचेज किए हैं या उसने कोई सर्विसेज ली है, इसके बदले उसे फ्यूचर में ये अमाउंट पे करना है, उसे लायबिलिटी दे रहे हैं। लायबिलिटी आपकी दो तरह से होगी, एक होगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, एक होगी आपकी करंट लायबिलिटी। अब करंट और नॉन करंट का क्या डेफिनेशन है? कह रहा है हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि इंडेस 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग का करंट और नॉन करंट का उन्होंने डेफिनेशन लिखी है। उन्होंने करंट किसे कहेंगे? करंट का मीनिंग हुआ जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाए, या जिसको आपको विद इन 1 ईयर पे करना पड़े। जो भी आपका पेबल, जो भी आपका ड्यू या पेबल जो आपका विद इन 1 ईयर है, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट। और जिसका पेबल, जिसको आपको पे करना है फ्यूचर में, पेबल आफ्टर 1 ईयर, जिसे आपको 1 साल बाद पे करना है, उसे नाम दे रहे हैं हम नॉन करंट। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने गुड्स खरीदे, आपका बिजनेस है, आपने गुड्स खरीदे, आपने कहा भाई हम 3 महीने में आपको पैसा पे कर देंगे, हम 6 महीने में आपको पैसा पे कर देंगे, 9 महीने में पैसा पे कर देंगे, हम 12 महीने से पहले पैसा पे कर देंगे, उसे हम सबको क्या नाम देंगे? करंट। क्यों? 12 महीने के अंदर अंदर आपको जो पेमेंट करनी है, जो भी ड्यूज आपके 12 महीने के अंदर ड्यू हो जा रहे हैं और आपको पे करने पड़ेंगे, दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। जो पेमेंट आपको 1 साल बाद करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई लोन लिया, ठीक, आपने कहा जी हम क्या करेंगे, इसको जो पेमेंट करेंगे लोन को, वो हम पे करेंगे 3 साल बाद। या जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे, आपने कोई हाउस बिल्डिंग लोन लिया, आपने क्या लिया? कोई एग्जांपल के तौर पे आपने कोई हाउस बिल्डिंग लोन लिया, कोई घर बनाने के लिए लोन लिया आपने। अभी देखिए लोन के जो टर्म होगे ना, लोन के टर्म कितने होंगे? मान लेते हैं 20 साल, 20 साल के लिए लोन लिया आपने। लेट सपोज आपका 20 लाख रुपए का लोन है, हर साल आपको 1-1 लाख रुपए देना है, इंटरेस्ट तो आपको देना है, वो तो अलग चीज है, पर आपको 1-1 लाख रुपए प्रिंसिपल पे करना है 20 साल तक। ठीक, अब सोच के देखिए, जब आप पहले साल में बात करेंगे, पहले साल में जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 में अगर आप स्टैंड हैं, यहां पर आपका 20 लाख रुपए है। अब हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 2025 में क्या होगा? 31 मार्च 2025 में क्या होगा? आपको क्या होगा? देखो 20 लाख, ये 1 अप्रैल 24 की बात करेंगे हम, 31 मार्च 25 की, तो 1 अप्रैल 24 में कैसे प्रेजेंट करोगे आप कहोगे भी हमें 1 साल के अंदर तो सिर्फ 1 लाख रुपए पे करना है, और बाकी 19 लाख तो हमें कब पे करने हैं? आफ्टर 1 ईयर। तो ये 19 लाख आपका नॉन करंट हो जाएगा और ये आपका करंट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो लायबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, जो आपको फ्यूचर में पे करनी है, उसके अंदर करंट लायबिलिटीज होगी या नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर या 12 महीने के अंदर, या ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलता है कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर आपको पे करना है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है या 12 महीने के अंदर पे करना है, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट। और जिसे आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करना है या 12 महीने के बाद पे करना है, उसे नाम दे रहे हैं हम नॉन करंट। ठीक, अब एक बार हमने ऑपरेटिंग साइकिल की बात की है, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल है क्या। अब समझिए ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ। बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, जैसे मान लीजिए बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ है, बिजनेस इससे क्या करेगा? गुड्स परचेज करेगा, गुड्स को क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा, इसको क्या करेगा? उसके बाद सेल करेगा, सेल करने के बाद क्या होगा? डेटर्स बनेंगे, उधारी में बेचेगा और फिर दोबारा वो कैश देंगे। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल है।
इट मीन्स यहां से कैश से आपने रॉ मेटेरियल खरीदा, रॉ मेटेरियल से आपने गुड्स बनाए, गुड्स को आपने बेचा, बेचने के बाद आपने उधारी में कुछ बेचा और कैश में बेचा तो कैश आ जाएगा डायरेक्ट, यहां से डायरेक्ट यहां चला जाएगा। बट अगर उधार बेचा आपने तो डेटर बनेंगे और डेटर के बाद आपका फिर दोबारा पैसा आएगा। ये पूरा साइकिल चलता रहता है। इट मीन्स बिजनेस ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया, पैसा आने में दोबारा टाइम लगेगा, पैसा आने में दोबारा टाइम लगेगा। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये पैसे कितने टाइम में आएंगे, इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, अब समझिए इसे। मैं कह रहा हूं मान के चलते हैं, हमने कहा विद इन 12 मंथ्स आ जाए, इट मीन्स विद इन 12 मंथ्स आपको पे करना पड़े, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको पे करना पड़े, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना पड़े, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट लायबिलिटी का, बाकी हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी का। या ऐसी असेट्स के केस में हो सकता है कि अगर 12 महीने के अंदर आपको रिसीव हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको रिसीव हो जाए तो हम करंट असेट्स का नाम देंगे, अदरवाइज हम नॉन करंट असेट्स देंगे। ठीक है, अब समझना, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने कहा यानी मान के चलते हैं कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो है 6 महीने का। कितने महीने का है? 6 महीने का, और मिनिमम आपको पता है 12 महीने का। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का है, 8 महीने का है, 9 महीने का है या 12 महीने का है, इन दोनों में जो भी होगा उसे हम ऑलवेज, क्योंकि 12 महीने आपका क्या है, देखो मैक्सिमम पीरियड 12 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका 12 महीने से कम का है तो ये ऑलवेज करंट होगा। क्या होगा कि आपको कोई आइटम, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर करनी है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने या उससे कम है, 12 महीने या उससे कम है, तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा करंट कहलाएगा। अब दूसरा, हमने कहा ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 15 महीने का हो गया। कितने महीने का हो गया? 15 महीने का, और मिनिमम हमें पता है 12 महीने। ठीक, जब ऑपरेटिंग साइकिल आपका 15 महीने का और 12 महीने के अंदर, पर क्या 12 महीने से बियॉन्ड हो गया, बट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है। क्या है? विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, इसे भी हम क्या नाम देंगे? करंट। इट मींस कोई आइटम आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है और आपको कोई लायबिलिटी पे करनी है विद इन 13 मंथ्स, 13 महीने में अगर पे कर रहे हैं, उसे भी हम क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी कहेंगे, उसे नॉन करंट नहीं कहेंगे, क्योंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक, अब देखिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो है 15 महीने का, ठीक, और ड्यू कर रहे हैं आप 18 महीने में। देखो ऑपरेटिंग साइकिल से बियॉन्ड हो गया। जब ये ऑपरेटिंग साइकिल से बियॉन्ड हो गया तो इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर 12 महीने का अगर ऑपरेटिंग साइकिल है आपका और 12 महीने के अंदर ही अगर आप पेमेंट करोगे, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट लायबिलिटी का, या करंट बात कर रहे हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है 12 महीने से, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका ज्यादा है 12 महीने से, लेकिन जितना भी ज्यादा है वो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट हो रहा है, उसे भी हम करंट कहेंगे। बट अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल जितना भी है उससे ज्यादा, जैसे आपका ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 12 महीने का ही है, ठीक, और पेमेंट आप 15 महीने में कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? नॉन करंट कहेंगे, ना कि उसे करंट। आई होप आपको करंट का मतलब और नॉन करंट का मतलब समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं करंट के। क्या होगा करंट का? क्या होगा, क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होगा, हम इसको भी बाद में देखेंगे कि करके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, कोई एक्रूड एक्सपेंसेस होंगे, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, जो भी लायबिलिटी आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है लोन पे, ये सारा का सारा जो आपको विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है, उसे करंट दे रहे हैं। नॉन करंट में क्या होता है? जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, जैसे आपने डेट पे करने हैं आपके, या आपके कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ आपने, हाउस बिल्डिंग लोन है, या कोई इसी तरह का कार लोन है, ये सारे के सारे हमारे क्या आते हैं? लॉन्ग टर्म में आते हैं, ये नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो आई होप आपको लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा असेट्स। अब असेट्स किसे कहते हैं? असेट्स का मीनिंग हुआ जिससे आपको विच प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स with having title of assets। इट मीन्स आपकी उस असेट्स में ओनरशिप होनी चाहिए और प्लस आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसे हम नाम दे रहे हैं असेट्स का। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका पेन पेंसिल से लेके और इरेजर से लेके और आपका लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड एरोप्लेन तक भी हो सकता है। ठीक, तो जो भी चीज आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसमें आपकी ओनरशिप हो, उसे हम असेट्स नाम देते हैं। अब असेट्स क्या होगा? असेट्स को कह रहा है दो तरह से होती है। अगेन वही, या तो वो नॉन करंट होगी या वो करंट होगी। नॉन करंट किसे कह रहे हैं? जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? बियॉन्ड 1 ईयर।
और ऑपरेटिंग साइकिल, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा, 1 साल से मोर देन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल मिलता है, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट एसेट्स का। और जिनका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट का। अगेन वही, अगर आपका 12 महीने के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिल जा रहा है, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल आपका 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने या उससे कम है, तो ऑलवेज क्या होगा, करंट होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है और आपका नॉर्मल पीरियड क्या है, 12 महीने का है, जो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का है, तो उस केस में भी वो क्या होगा, करंट ही होगा। बट ऑपरेटिंग साइकिल आपका 15 महीने का और फाइनेंशियल ईयर आपको पेमेंट जो करनी है 15 महीने के बाद करनी है, दैट मींस वो नॉन करंट होगा। यहां तक क्लियर है बात। तो हम कह रहे हैं कि जिसका बेनिफिट आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिले या फिर विद इन 12 मंथ्स मिल जाए, उसे हम नाम दे रहे हैं करंट का। अब समझिए, नॉन करंट में भी कहता है कि दो तरह से चीज आती है, एक हमारा टेंजिबल, एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल का क्या मीनिंग हुआ, टेंजिबल का मीनिंग हुआ जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और जिसका कोई हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसे हम नाम दे रहे हैं इंटेंजिबल का। टेंजिबल का क्या मीनिंग हुआ, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे आपका गाय भैंस लाइव स्टॉक है, एटसेट्रा, जो भी आपकी रेलवे साइडिंग है, ठीक। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी टेंजिबल, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंटेंजिबल की, इंटेंजिबल का मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर फिर भी फायदा देती है। जैसे आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दिखता तो नहीं है बट फायदा देता है। बात करें गुडविल की, बात करें पेटेंट की, बात करें ट्रेडमार्क की, बात करें कॉपीराइट की, ठीक, ये सारी माइनिंग राइट की, माइनिंग राइट अगर आपको मिल जाता है किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो ये कह रहा है कि ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक, तो हमने कहा नॉन करंट में क्या होगा, या तो वो टेंजिबल होगी या वो इंटेंजिबल एसेट्स होगी, बट उसका फायदा क्या होगा, आपको मोर देन 1 ईयर मिल रहा होगा। अब इसके अंदर भी क्या होता है, क्योंकि देखो क्या है, इसके अंदर भी आपको एक चीज और समझनी होगी कि जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें टेंजिबल में ना दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि उस पर फाइनल काम हो चुका है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अभी वो डब्ल्यूआईपी में वर्क इन प्रोग्रेस है, उस पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। पर हैं दोनों क्या, टेंजिबल ही असेट्स, और हैं दोनों नॉन करंट असेट्स। तो दोनों ऐसे, कई बार ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एक पुल है उस पर काम चल रहा है, एक पुल है उस पर काम चल रहा है, तो अगेन इट्स असेट्स, ये असेट्स है, कौन से असेट्स, नॉन करंट असेट्स है। पर कौन से नॉन करंट में भी, टेंजिबल में भी कौन सी, डब्ल्यूआईपी, टेंजिबल में भी कौन सी, डब्ल्यूआईपी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स को हम दो तरह से दिखाते हैं, एक तो होगी हमारी फाइनल असेट्स, और एक होगी जिस पर काम चल रहा है, दैट इज डब्ल्यूआईपी, यानी वर्क इन प्रोग्रेस असेट्स। कौन से असेट्स, दो तरह के असेट्स हुई, एक फाइनल असेट्स, एक वर्क इन प्रोग्रेस असेट्स। चाहे वो नॉन करंट है, नॉन करंट में भी कौन से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल में भी ऐसा हो सकता है कि या तो फाइनल हो गया काम उस पर, या फिर अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम, जब उस पर कंप्लीट काम नहीं हुआ है, उसे हम क्या नाम देंगे, डब्ल्यूआईपी, उसे क्या नाम देंगे हम, डब्ल्यूआईपी। ठीक, और जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया है, यूज करने लायक हो गया, उसे क्या नाम दे रहे हैं हम, फाइनल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि असेट्स के अंदर हमारी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, नॉन करंट में भी टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल में भी दो पॉसिबिलिटी, या तो काम खत्म हो गया या काम चल रहा है, इंटेंजिबल में दो पॉसिबिलिटी, या तो काम खत्म हो गया या फिर काम चल रहा है। बात करते हैं करंट असेट्स की। अगर हम बात करें करंट असेट्स की, इसका मतलब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है, विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, तो हमने कहा जैसे कैश और बैंक, ठीक, कैश और कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं इसे, कैश और बैंक हो गया, चेक हो गया, डीडी हो गया, ये सारे के सारे आपकी ये करंट मेच्योरिटीज होगी किसी इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपके जैसे शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, वो हम सारे के सारे किस में डालते हैं, करंट में। दूसरा हमारा क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारी दो चीजें आती है, डेटर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स का क्या मीनिंग हुआ, जिनको हमने यानी उधार में सामान बेचा है, उनसे पैसा मिलना बाकी है, उसे हम नाम दे रहे हैं डेटर्स का। ठीक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात करेंगे, इन्वेंट्री में भी क्या हो सकता है, या तो फिनिश गुड्स है, यानी काम खत्म हो चुका है, या डब्ल्यूआईपी है, उस पर अभी काम चल रहा है, या अभी रॉ मटेरियल है, या स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम है, स्टोर्स और स्पेयर्स आइटम है, लूज टूल्स है। ठीक, ये सारा हमारा इन्वेंट्री का हिस्सा है। इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा हमारा है अदर करंट असेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोन्स एडवांसेस।
लोन्स एंड एडवांसेस अगर हमने दिए, मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, तो वो भी हमारा यहाँ कंसिडर हो जाएगा। ठीक, जैसे हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने देखा होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने क्या मोबाइल रिचार्ज करा दिया, हमने टीवी रिचार्ज करा दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करा दी, हमने इंडियन गैस का क्या किया, रिचार्ज करा दिया। दीज आर कॉल्ड लोन्स एंड एडवांसेस में, हमारे एडवांस में आएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस में। इसके अलावा जो बचेंगे वो हमारी अदर करंट असेट्स। क्लियर है बात? तो ये हमारा सारा का सारा असेट्स का हिस्सा था। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, बहुत शॉर्ट में। बाकी आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपको या कोई ऐसी आइटम जो आपको समझ ना आई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख के भेजिए, हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आइटम आपकी रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट का क्या मीनिंग हुआ, आपको पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल जो आपका ऑपरेशन है, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन से जो आपके पास पैसा आ रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स का। बट जो ओकेजनल हो, जो आपका ऑपरेशन नहीं है बट आपको उसके बावजूद पैसा आ रहा है, उसे हम नाम दे रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स का। क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट का। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे आप यानी समझ लीजिए आप स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं, आप स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं, स्टेशनरी बेचने से जो आपको पैसा आ रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स का। उसे क्या नाम दे रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स का। बट मान के चलिए कि आपके पास एक लैंड पड़ी हुई थी, आपने उसे सेल कर दिया, उसके या एक मशीन पड़ी हुई थी, आपने उसे सेल कर दिया, इसके बेचने से जो पैसा आ रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट का, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होगा और ये वंस इन अ वाइल, वंस इन अ टाइम होता है, और ये आपका बिजनेस का मेन मोटो नहीं है। अगर आपका लैंड बेचने का ही मेन पर्पज होता कि लैंड में ही अगर आप डील कर रहे हैं, मान लीजिए आप रियल एस्टेट बिजनेस में है, आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हैं, तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ना कि वो कैपिटल रिसिप्ट। मान लीजिए आपके फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर आप खरीद रहे हो बेच रहे हैं, मशीन की शॉप है, मशीन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, सारी के सारे रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, ना कि कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ही क्या हुआ कि जो आपका मेन बिजनेस नहीं है बट आपको फिर भी पैसा रिसीव हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, एक्सपेंडिचर की बात करें अगर हम, एक्सपेंडिचर में भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। आप समझिए, अगेन यहां पर भी वही है, अगर आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, अगर आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन में के लिए अगर आप जो खर्च कर रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसे क्या नाम दे रहे हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो आपका ऑपरेशन का काम नहीं है और इस ऑपरेशन को चलाने के लिए अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हैं, इस ऑपरेशन को यानी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं, उसे नाम दे रहे हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जैसे मान के चलिए कि आपका क्या है, सोच के देखिए कि आपका इस तरह का बिजनेस है, जैसे आपने कहा कि आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो जो स्टेशनरी से आप जो भी स्टेशनरी खरीद रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, बट आप सोचिए कि आपने इस स्टेशनरी को अच्छे से बनाने के लिए रैक बनाया, ठीक, ये अच्छे से रैक बनाया स्टेशनरी को ये आपका कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बार बार नहीं करेंगे आप, वन टाइम करेंगे, बार बार ऐसा खर्चा नहीं करेंगे। ठीक, तो ये क्या आएगा, वंस इन अ वाइल, क्योंकि आपने क्या क्या रैक बनाया अच्छे से, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात? या फिर इसी तरह के आपने कोई मशीन खरीदी, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जो पेपर है, पेपर को बाइंडिंग करने की या पेपर से बुक बनाने की या छापने की आपने कोई मशीन खरीद ली, अगर आपने ऐसी कोई मशीन परचेज की है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप वन टाइम खर्चा कर रहे हैं, बार बार ऐसा खर्चा नहीं करेंगे। बट एक खर्चा और आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली ना तो शॉर्ट टर्म होता है ना लॉन्ग टर्म होता है, इसकी जो लाइफ होती है जनरली 1 से 3 साल होती है, क्योंकि हमने कहा क्या एक साल के अंदर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक साल के बाद जो होंगे उन्हें क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह अगर विद इन 1 ईयर मिल जाता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट, आफ्टर 1 ईयर मिलेगा तो कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब समझिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली है क्या, ऐसे खर्चे जो ना वो रेवेन्यू नेचर के हैं ना ही वो कैपिटल नेचर के हैं। दैट मींस अगर वो रेवेन्यू नेचर के तो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता, अगर कैपिटल नेचर के तो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता। ये ऐसे खर्चे हैं ना ये रेवेन्यू नेचर के हैं ना ही ये कैपिटल नेचर के हैं। इट मींस खर्चा तो है, खर्चा तो है, इसका फायदा भी आपको मिलेगा, बट अगर आप इसे बेचेंगे तो ये मार्केट में नहीं बिकेगा जनरली। यानी इसके अंदर आता है एडवर्टीजमेंट, इसे हम फिक्टिशियस असेट्स के नाम से भी जानते हैं, फिक्टिशियस असेट्स। अब समझना आप फिक्टिशियस असेट्स में क्या होगा। आप देखिए इसके अंदर मान लीजिए आपने डेफर्ड रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर किया, जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपने खर्चा किया, आपको पता है कि इसका 2 साल बेनिफिट मिलेगा, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट करवाई मान लीजिए,
क्या कराई, एडवर्टीजमेंट। आपने कहा एडवर्टीजमेंट कर दो हमारे बिजनेस की, 2 साल के, आप 2 साल के लिए आपको साइन किया जाता है, आप हमारे बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए हम आपको देंगे, आप हमारे एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। तो आप कैसे दिखाएंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो आप यहाँ पर दिखा रहे होंगे एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट, कितना, 1 लाख, क्योंकि 1 साल, 2 साल का बेनिफिट है, 1 साल का खर्चा यहाँ दिखा दिया। और जब बैलेंस शीट दिखा रहे होंगे ना, तो बैलेंस शीट में आपका फिक्टिशियस असेट्स के नाम से आ रहा होगा कितना, 1 लाख रुपए। तो ये फिक्टिशियस असेट्स है क्या, ये ऐसी असेट्स है। फिक्टिशियस असेट्स का मीनिंग ये हुआ कि फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होती है जो इंटेंजिबल तो है, ये इंटेंजिबल असेट्स तो है, बट इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, इसे मार्केट में बेचने जाओगे तो मार्केट में सेल नहीं होगी, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं फिक्टिशियस असेट्स का। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ये हमारा डेफर, हम जिस एक्सपेंडिचर को डेफर कर सकते हैं, जिस खर्चे को हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसे नाम दे रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्सपेंस का मीनिंग ही क्या हुआ कि अगर हम किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं क्या, एक्सपेंस। जैसे आपने यानी रेंट लिया, आपने कोई रूम किराए पे लिया, कोई ऑफिस किराए पे लिया, कोई बिल्डिंग किराए पे ली, उससे हम नाम दे रहे हैं रेंट। अरे उसका, उसके बदले क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। हमने इंप्लॉय रखा, उसको हम सैलरी पे करेंगे। हमने गाड़ी खरीदी, उसका इंश्योरेंस पे करेंगे। ये सारे के सारे क्या है, हमारे खर्चे हैं। ये क्या, हमारे खर्चे जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मदद कर रहे हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं एक्सपेंस का। और इनकम किसे कह रहे हैं, इससे जैसे मान लीजिए जो भी हम जिस चीज में भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन है, चाहे हम सर्विस की बात करें, चाहे हम गुड्स की बात करें, जिस भी हमारा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं इनकम का। उसे क्या नाम दे रहे हैं हम, इनकम का। अब इनकम में भी आपकी दो तरह से हो सकती है, एक डायरेक्ट इनकम हो सकती है और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। ऐसी एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस से क्या डायरेक्टली रिलेट होते हैं, जिनका जिनका होना कंपलसरी है, जिनका होना मैंडेटरी है, जिनके बिना बिजनेस चलाना मुश्किल है। जैसे आपने गुड्स परचेज किए, जरूरी है ना, अब गुड्स नहीं खरीदेंगे तो आप बेचेंगे कैसे। क्लियर है बात। आपने मजदूरी दी, वेजेस दी, उस गुड्स को बनाने में, मेंटेन करने में, उसको सही स्थिति में लाने की, उसे बेच सके, उसने आप वेजेस पे की, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, आपने फैक्ट्री का खर्चा पे किया, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वही कह रहा है, ऐसे खर्चे जिसके बिना बिजनेस चलाना मुश्किल है, जिसके बिना उस प्रोडक्शन को तैयार करना मुश्किल है, उसे हम नाम दे रहे हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, indirect expenses are those expenses which is not directly related to the production but it helps the business to produce the goods। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ऑफिस में एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की सैलरी। अब बताओ, अकाउंटेंट क्या आपको यानी गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, नहीं, पर क्या अकाउंटेंट के बिना पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि सैलरी पे करना एम्प्लॉय की, खर्चे मेंटेन करना, सारे का सारा ये देखना भी कितना पैसा पड़ा है नहीं पड़ा है, फंड के मैनेज करना, पेमेंट देखना। क्लियर है बात, इसके बिना गुड्स को बनाना मुश्किल है, पर इसे क्या नाम देंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। इसी तरह अगर इनकम की बात करें तो जब डायरेक्टली जो भी हम गुड्स बना रहे हैं, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे बेच के जो पैसा आ रहा है उसे हम डायरेक्ट इनकम कह रहे हैं। बट जो, अब जैसे मान लीजिए बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट कर रखा है अपना, अब बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया उससे जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या उसके इंटरेस्ट के आने और नहीं आने से क्या आपके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही कह रहा है, ये कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपके पास स्पेयर पैसा था, आपने उसे बैंक में जमा करके रखा हुआ है, उसकी आपने यानी क्या कर रखा है, सेविंग अकाउंट में रखा है, या आपने अपना करंट अकाउंट में रखा हुआ है, या आपने एफडी के अंदर रखा हुआ है, जिस रूप में भी रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, उसका डायरेक्ट रिलेशन कोई बिजनेस से नहीं है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट, गेन और लॉस। देखो प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है, प्लीज समझना। प्रॉफिट और गेन में, जब आप नॉर्मल ऑपरेशन जो भी आपका है, उस ऑपरेशन से अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस ऑपरेशन से अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं प्रॉफिट। बट अगर आप कोई असेट्स को बेच दें, अब असेट्स का मतलब समझ गए, अगर आप कोई अपनी कैपिटल असेट्स को सेल कर दें और उसके सेल करने से जो प्रॉफिट होगा उसे नाम दे रहे हैं हम गेन। तो प्लीज ध्यान दें, जो आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन से जो आप कमा रहे हैं उसे प्रॉफिट कह रहे हैं, बट जो आपका ऑपरेशन का काम नहीं है, बट आप फिर भी आपको इनकम हो जाती है, आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, उसे नाम दे रहे हैं गेन। और इसके अपोजिट आपको पता है कि लॉस, उसे हम नाम दे रहे हैं लॉस। यहां तक हमने बेसिक टर्म्स की, अभी भी बेसिक टर्म्स बची हुई है जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसे कवर करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको बेसिक आना जरूरी है। आपको अगर बेसिक टर्म्स पता होंगी, बेसिक नॉलेज पता होगी अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का सारा पता होगा, तो आपके लिए आसान होगा एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क करना। प्रैक्टिकली वर्क तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम यहां पर इसे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि क्या है कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।